हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी आइम। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डीएलएड 4 सेमेस्टर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर अर्थात आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों या क्षमताओं का विकास, ये आपका फर्स्ट पेपर का नाम है। इसके सिलेबस को मैंने डिस्कस कर दिया इसके पिछले वीडियो में। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अपने सिलेबस को जान सकते हो। और आज इस पेपर के अंतर्गत हम पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपका पठन एवं लेखन का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा कौशल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो जो पठन और लेखन है ये भाषा कौशल के ही अंग हैं, यानी भाग हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जैसे मनुष्य है तो एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य समाज में रहकर अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो बोल कर या लिख कर करता है, तो ये संप्रेषण के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जो पठन और लेखन है, ठीक है, ये भी संप्रेषण के अंग है जो कि भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भाषा कौशल को जान लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा कौशल मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है तथा सुनकर या पढ़कर विचारों को ग्रहण करता है। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता भाषा कौशल कहलाती है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मनुष्य समाज में रहकर अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। दो बातें यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए। अभिव्यक्ति कैसे करता है? वो बोलकर या लिखकर, जबकि उन विचारों को ग्रहण करने के लिए वो सुनता है या तो पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, अभिव्यक्ति करने के लिए हमें जो है बोलना या लिखना पड़ता है भाषा कौशल के अंतर्गत, जबकि ग्रहण करने के लिए जो है सुनना और पढ़ना पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की जो क्षमता होती है, कौन चारों क्रियाएं? एक क्रिया आपकी होती है ये बोलकर, दूसरी होती है लिखकर, तीसरी होती है सुनकर और चौथी होती है पढ़कर। इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की जो क्षमता होती है यही भाषा कौशल कहलाती है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब चलिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को भाषा कौशल के प्रकार बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो भाषा कौशल की आपने 4 क्रियाएं देखी, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। ठीक है, यही भाषा कौशल के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला प्रकार आपका होता है श्रवण कौशल, जिसको हम बोलते हैं सुनना। मैंने अभी आपको बताया बोलना, पढ़ना, लिखना, तो श्रवण कौशल को बोलते हैं सुनना, वाचन कौशल बोलना, पठन कौशल पढ़ना और लेखन कौशल लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम इंग्लिश के लेटर के अनुसार समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब एल लिसनिंग, वाचन स्पीकिंग यानी SLS, पाठन का मतलब रीडिंग, ठीक है, और लेखन का मतलब राइटिंग। तो याद रखना LSRW, क्या याद रखना है आपको? LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। ये भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पाठन कौशल या पठन कौशल, लेखन कौशल। ये भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पठन कौशल। ठीक है, पठन का अर्थ जानेंगे और उनकी परिभाषाएं जो है क्या क्या किन किन लोगों ने दी हैं उनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो पठन के अर्थ की अगर हम बात करें तो पठन जो है वो अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतरण है। आप सभी को पता है कि रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, तो पठन जो है वो अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतरण है जिसका शाब्दिक अर्थ है पढ़ना। ठीक है, अब अगर पठन के अर्थ की बात करें तो पठन अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना, और पढ़ना ही नहीं वरन उसके अर्थ को भी ग्रहण करना, ये होता है पठन का अर्थ। ये नहीं कि मैंने आपके सामने यहाँ पर पढ़ दिया, ठीक है, हमारी समझ में कुछ ना आए। पढ़ने का मतलब ये है कि आप जब जिस चीज़ को पढ़ रहे हो उसके अर्थ को भी ग्रहण कीजिए, तब जो है वो पठन कहलाता है। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि पठन का अर्थ क्या होता है, कि पठन जो है अर्थात किसी लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को भी साथ में ग्रहण करना पठन का अर्थ होता है। तो आप सिंपल भाषा में ले सकते हो कि पठन अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है, अर्थात किसी लिखित सामग्री को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। तो अब चलिए यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताते हैं कि पठन की परिभाषाएं। ठीक है,
तो पठन की परिभाषा की बात करें तो श्री रमन बिहारी लाल के अनुसार पठन की क्या परिभाषा है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को पठन के अर्थ के बारे में बताया। क्या पठन के अर्थ के बारे में बताया कि किसी लिखित सामग्री को पढ़ना ही नहीं वरन उसके अर्थ को भी ग्रहण करना पठन का अर्थ होता है। तो इसी बात को श्री रमन बिहारी लाल ने बताया कि शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पाठन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उच्चारण के साथ साथ उसके अर्थ या भाव को समझना भी आवश्यक होता है। तो वही बात जो है श्री रमन बिहारी लाल ने बताई, जो मैंने अभी आपके पठन के अर्थ को बताया। ठीक है, कि शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पाठन नहीं कहते हैं कि शब्दों को हम पढ़ लें बस वाचन हो गया, बल्कि उच्चारण के साथ साथ उसके अर्थ को या भाव को समझना भी आवश्यक होता है, उसके अर्थ को ग्रहण करना भी आवश्यक होता है। ये होती है पठन की परिभाषा। तो ये चीज़ आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, पठन के अर्थ की ही पूरी बात यहाँ पर कही गई है श्री रमन बिहारी लाल के अनुसार कि शब्दों के उच्चारण को वाचन या पाठन नहीं कहा जाता है, बल्कि उसके अर्थ को भी ग्रहण करना, उसके भाव को समझना भी आवश्यक होता है। तो ये थी श्री रमन बिहारी लाल के अनुसार परिभाषा। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार पठन की परिभाषा क्या है। तो इन्होंने बताया कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। किसी चीज़ को हम अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अर्थ को भी प्रकट करते चलें तो जो ये प्रक्रिया होती है ये पठन या वाचन कहलाती है। ऐसा बताया डॉक्टर उमा मंगल ने। ठीक है, तो इन्होंने जो है पठन की यही परिभाषा दी कि अगर किसी लिखित सामग्री को पढ़ा जा रहा है तो उसके अर्थ को प्रकट करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी पठन या वाचन कहलाती है। और पठन का अर्थ क्या होता है, किसी लिखित सामग्री को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कहलाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पठन की परिभाषाओं को समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। अब हम बात करेंगे पठन के उद्देश्य। क्या बात करेंगे भाई, पठन प्रक्रिया के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि पठन प्रक्रिया के उद्देश्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पठन मुद्रा, जो आप पढ़ने जा रहे हो तो उसकी स्थिति क्या है। मुद्रा का मतलब स्थिति। जैसे यहाँ पर बात करें पठन मुद्रा में तो पढ़ते समय बच्चे की आँखों और पुस्तक के बीच की जो दूरी, उच्चारण स्थानों का प्रयोग तथा बैठने और खड़े होने की मुद्रा सही होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि पढ़ते समय बच्चे की आंखों और पुस्तक की बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो उचित दूरी होनी चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि बच्चे की आंखों और पुस्तक के बीच की जो दूरी होती है वो उचित दूरी कितनी होती है, वो आपकी होती है 15 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और उसके बाद उच्चारण स्थानों का प्रयोग, बैठने और खड़े होने की मुद्रा सही होनी चाहिए अगर आप पठन कर रहे हो तो। पठन प्रक्रिया के उद्देश्य के अंतर्गत ये आपका पहला उद्देश्य था पठन मुद्रा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे पठन शैली की। तो पठन शैली में ए पार्ट को पढ़ेंगे और बी पार्ट को पढ़ेंगे। ए में पढ़ते समय स्वरों का उच्चारण आरोह तथा अवरोह के अनुसार हो। किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हो तो कहीं पर पूर्ण विराम लगा है तो रुककर आप बोलिए। ये नहीं कि आप अपना जो है जब से स्टार्ट किए हो तो कहीं पर रुक ही नहीं रहे हो। कहने का मतलब कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कैसे उच्चारण करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसीलिए पठन शैली में बताया गया कि पढ़ते समय स्वरों का उच्चारण आरोह और अवरोह के अनुसार हो। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, इसके अनुसार आपको स्वरों का उच्चारण करना है। पठन शैली के अंतर्गत नंबर 2, पढ़ते समय स्वर जो है गति, प्रवाह, लय और ध्वनियों के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पढ़ते समय स्वर, गति, प्रवाह, लय और ध्वनियों के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना चाहिए। जब आप इन बातों पर ध्यान देते हो तो वो जो पठन होता है वो बहुत ही मनोरंजक पूर्ण होता है, यानी बहुत ही मनोरंजन आता है। किसी गीत को गा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप लय से, ताल से, सुर से गा रहे हो तो मतलब जो सुनने में बहुत ही आनंद प्रतीत होता है। लेकिन अगर उसमें कोई आपका लय नहीं है तो उसको कोई नहीं सुनता है, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता है। इसलिए पढ़ते समय स्वर, गति, प्रवाह, लय और ध्वनियों के उतार चढ़ाव पर आपको ध्यान देना चाहिए। और नंबर 3 है पठन शैली के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। फिर पठन प्रक्रिया के उद्देश्य के अंतर्गत हमारा जो तीसरा है वो है आपका सस्वर वाचन। सस्वर वाचन इसके नाम में ही इसका अर्थ है। ठीक है, किसी विषय वस्तु को स्वर सहित पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये परिभाषा है आपके एग्जाम को लेकर, ये कई बार आया भी है क्वेश्चन कि सस्वर पठन या वाचन क्या होता है।
तो सस्वर पठन या वाचन क्या होता है? किसी लिखी हुई विषय वस्तु को स्वर सहित पढ़ना ही सस्वर वाचन कहलाता है। मैंने बताया ना कि सस्वर पठन, इसके अर्थ में ही इसकी परिभाषा है, स्वर सहित पढ़ना ही सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन के हम प्रकार की बात करें तो सस्वर वाचन जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका आदर्श वाचन और दूसरा होता है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन क्या होता है? आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि शिक्षक हमारे आदर्श होते हैं, तो शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन जो होता है वो आपका आदर्श वाचन कहलाता है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि शिक्षक हमारे आदर्श होते हैं, इसलिए शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। फिर बात करें तो अनुकरण वाचन। ठीक है, छात्र क्या करते हैं? शिक्षक की बात का अनुकरण करते हैं, तो छात्रों द्वारा किया जाने वाला जो वाचन होता है वह आपका अनुकरण वाचन कहलाता है। इस तरीके से आप लोगों ने सस्वर वाचन और सस्वर वाचन के प्रकार को समझ लिया। सस्वर वाचन क्या होता है? किसी विषय वस्तु को स्वर सहित पढ़ना ही सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन दो प्रकार का होता है, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या होता है? शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन। और अनुकरण वाचन क्या होता है? छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ पर बात रह जाती है आपके पठन के महत्व की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आता है कि पठन का महत्व बताइए या पठन की उपयोगिता बताइए। ठीक है, तो आपको बताना है कि पठन जो होता है वो मनोरंजन में सहायक होता है। मनोरंजन में कैसे सहायक होता है? जैसे मान लीजिए किसी गीत को हम लय से गाते हैं तो वो एक मनोरंजन का साधन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या विषय सामग्री को लय से हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो मनोरंजन का साधन बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पठन जो है वो मनोरंजन में भी सहायक होता है। उसके बाद बात करें हम शिक्षा प्राप्ति में सहायक। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, छोटे बच्चों को जब कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो सस्वर वाचन वहाँ पर कराया जाता है। क्या कराया जाता है? सस्वर वाचन कराया जाता है। अगर आप वहाँ पर सस्वर वाचन नहीं कराओगे तो उनको कोई भी बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा प्राप्ति में भी सहायक होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर सामाजिक उपयोगिता। ठीक है, सामाजिक उपयोगिता, मान लीजिए किसी चीज़ को हमें पढ़ना है तो जब उसके हम अर्थ को जानते होंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। ठीक, तो सामाजिक उपयोगिता भी इसकी होती है। और समाचार को जानने में सहायक, कि कोई न्यूज है उसको आप कब जान पाओगे? जब आप जो है प्रत्येक शब्द का अर्थ जानते होगे तभी तो आप जो है समाचार को जान पाओगे। सस्वर वाचन कर पाते हो तभी तो जो है समाचार को जान पाओगे। तो पठन का जो महत्व होता है वो समाचारों को जानने में भी सहायक होता है। ठीक है, और भाषा संबंधित समस्याओं का निराकरण करने में, निराकरण का मतलब जो होता है कि दूर करना। ठीक है, निराकरण का मतलब दूर करना। भाषा संबंधी कोई समस्या है तो उसको दूर करने में पठन का महत्व होता है। तो पठन के महत्व के अंतर्गत आपको क्या करना है? पठन के महत्व के अंतर्गत आपको लिखना है कि मनोरंजन में सहायक, शिक्षा प्राप्ति में सहायक, सामाजिक उपयोगिता, समाचारों को जानने में सहायक और भाषा संबंधी समस्याओं का निराकरण करने में। तो ये होता है पठन का महत्व। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया सबसे पहले कि भाषा कौशल क्या होता है। भाषा कौशल के अंतर्गत बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। ठीक है, इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की जो क्षमता होती है वो आपकी भाषा कौशल कहलाती है। भाषा कौशल के अगर प्रकार की बात करें तो यही चार क्रियाएं जो होती है भाषा कौशल के चार प्रकार होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको मैंने आप लोगों को बताया कि सुनना को इंग्लिश में बोलते हैं लिसनिंग, एल लिख सकते हैं। वाचन स्पीकिंग करना यानी स्पीकिंग आपका हो गया। पठन का मतलब होता है आपका रीडिंग और लेखन का मतलब होता है आपका राइटिंग। तो LSRW से भी इसको याद कर सकते हो आप। उसके बाद पठन के अर्थ एवं परिभाषा की बात करें तो पठन का अर्थ क्या होता है? किसी लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। और परिभाषाओं के अंतर्गत श्री रमन बिहारी लाल के अनुसार यही बताया गया कि शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पाठन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उच्चारण के साथ साथ उसके अर्थ और भाव को समझना भी आवश्यक होता है। और उमा मंगल ने क्या बताया कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की जो प्रक्रिया होती है वो पठन या वाचन कहलाती है। उसके बाद पठन प्रक्रिया के उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहले मैंने जाना कि पठन मुद्रा। पठन शैली के अंतर्गत मैंने जाना कि स्वरों का उच्चारण तथा अवरोह और अवरोह के अनुसार हो। ठीक, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको उच्चारण करना है। और उसके बाद पढ़ते समय स्वर, गति, प्रवाह, लय और ध्वनियों के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना चाहिए आपको। शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो पठन प्रक्रिया के उद्देश्य के अंतर्गत सस्वर वाचन हमने जाना। सस्वर वाचन का मतलब किसी लिखित विषय को स्वर सहित पढ़ना ही आपका सस्वर वाचन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आदर्श वाचन और दूसरा होता है अनुकरण वाचन। आदर्श
वाचन की परिभाषा हमने आपको बताई कि शिक्षक हमारे आदर्श होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। उसके बाद अनुकरण वाचन की बात करें तो छात्र क्या करते हैं, शिक्षक की बात का अनुकरण करते हैं, तो छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। उसके बाद मैंने पठन के महत्व या पठन की उपयोगिता को जाना। पठन का महत्व उपयोगिता के अंतर्गत मनोरंजन में सहायक, शिक्षा प्राप्ति में सहायक, सामाजिक उपयोगिता, समाचारों को जानने में सहायक और भाषा संबंधी समस्याओं का निराकरण करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में आप लोगों ने इतनी बातें यहाँ पर जान ली। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज की क्लास ये पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी क्लासें प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए फिर आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।